लाया हूँ काफ़ी मेहनत से, इसलिए गुजारिश है कि एंड तक जो है आप वीडियो को देखें। 370 पे टाइम पे यहाँ पे तीन चीज़ें थी। जिन्ना और गांधी जो है वो आपस में बात कर लें। वो एक और प्लेयर आ जाता है मैदान में, वो है शेख मोहम्मद। कि इसको हटाया कैसे गया। सांप का काम है डसना। अचंभा सिर्फ ये है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के हुक्मरान थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान गाजी मलिक। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आर्टिकल 370 पे अपने इल्म के एतबार से। और जितना कुछ मैं पढ़ सकता था, सुन सकता था, वो सब कुछ करने के बाद कुछ न कुछ जो है आपके लिए लाया। और मैं ज़्यादा लंबी तफसील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा जाऊँगा तो वो फिर ज़्यादा लंबा ही हो जाएगा। तो मैं सिर्फ शुरुआत यहाँ से करूँगा कि हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला है। और हिंदुस्तान जब आज़ाद होने वाला था तो उस टाइम पे यहाँ पे तीन चीज़ें थी, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। नंबर 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस, नंबर 2 मुस्लिम लीग और नंबर 3 प्रिंसली स्टेट्स, यानी ऐसी रियासतें जहाँ पर राजा महाराजा जो है वो हुकूमत करते थे। ये तीन चीज़ें थी। तो ये तीन चीज़ें थी आज़ाद होते वक्त या आज़ाद होने से पहले पहले जो सब चीज़ें। अंग्रेज़ों ने कहा कि आप जो है एक होकर आइए, फिर हम आपको जो है वो दे देंगे डोमिनियन, आपकी हुकूमत आपको दे देंगे। लेकिन ये सब मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम लीग एक तरफ है, वो इनकी बात नहीं मानेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और प्रिंसली स्टेट्स अलग से हैं। तो ये सब गड़बड़ था, तो जिसकी वजह से ये चल रहा था। तो आखिरकार क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हो गई और ये कहा अंग्रेज़ों ने कि ठीक है, आप प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ दीजिए, आप जिन्ना और गांधी जो है वो आपस में बात कर लें, वो एक दूसरे से जो है मुत्तफिक हों, वो कम से कम एक साथ रहें, इकट्ठे रहें। तो जिन्ना ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अलग मुल्क पाकिस्तान बनाना है, मुझे ऐसे नहीं रहना है। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर ये लगा कि यार कहीं लड़ाई ज़्यादा ना बढ़ जाए। और गांधी जी ने भी एक जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, हाँ, वो स्टार्ट कर दी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नज़र में थी। इन सब चीज़ों को ये देख रहे थे कि यार ऐसा कहीं ना हो जाए। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं गांधी जी 8 अगस्त 1942 को। और इससे एक अंदरूनी जंग का वो ख़तरा लगा अंग्रेज़ों को कि ये जो है और बढ़ जाएगी। और जिन्ना चाहता है मैं पाकिस्तान बनाऊँ तो वो अलग से, तो ये फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप क्या करना है। तो फाइनली जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, गवर्नर जनरल उस टाइम के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है 3 जून 1947 को जिन्ना को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि आप क्या चाहते हैं, करना क्या है। तो जिन्ना ने कहा कि नहीं जी, मुझे इसके अलावा कुछ मंजूर नहीं है, मुझे चाहिए तो अलग से एक मुल्क चाहिए, जैसे पाकिस्तान नाम रखना है, मैंने पाकिस्तान बनाना है। तो फिर जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा चलो ठीक है, हम कर देते हैं। तो यहाँ तक जो था पार्टीशन को नहीं माना गया। लेकिन जब नौबत यहाँ पर आई, लगा कि कोई जंग और ज़्यादा न छिड़ जाए, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जिन्ना की बात को मान लिया। और 8 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की पार्लियामेंट से, लंदन से, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वो जो है पास किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो है इसके अब 2 टुकड़े होंगे, एक हिंदुस्तान होगा और एक पाकिस्तान होगा। यानी अब यहाँ पर मसला हल फ़िलहाल हुआ, लेकिन मसला खाली हल हुआ किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। अब मसला तीसरा, जो इसमें तीसरा प्लेयर था, वो थी प्रिंसली स्टेट्स, राजवाड़े, राजा महाराजा। तो उनको कहा गया कि आपको जो अपनी मर्ज़ी है जी, आप चाहें तो हिंदुस्तान के साथ रहें, आप चाहें पाकिस्तान के साथ जाएं, ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन,
जिस किस्म की आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन की होगी उस हिसाब से। अगर आप पाकिस्तान के साथ मुस्लिम मेजॉरिटी हैं तो वहाँ जाए, हिंदू मेजॉरिटी है तो यहाँ रहें। अगर कोई अलग ही रहना चाहता है तो ठीक है भाई, हमें कोई एतराज़ नहीं, अलग रहिए। तो क्या होता है, इन्हीं तमाम स्टेट्स में ज़्यादातर स्टेट्स हिंदुस्तान के साथ चली जाती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेहनत से वो कुछ करके उनको ले जाते हैं अपने साथ मिला के, कुछ रह जाती हैं। उन्हीं चंद में से एक थी जम्मू और कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मसला ये था कि जम्मू कश्मीर ये पाकिस्तान के साथ जाता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर में थी वो मुसलमानों की थी, लेकिन राजा जो यहाँ का था वो हिंदू था। इसलिए उसने कहा कि भाई मैं हिंदू हूँ, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों की है, इसलिए मैं ना इधर जाऊँगा ना उधर जाएंगे, हम जो है आज़ाद रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि पाकिस्तान को कुछ और सूझी, उन्हें ये चीज़ जो है वो रास नहीं आई, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें जो है इस पर हमला कर देना चाहिए। तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर हमला कर देता है। जब हमला हो जाता है तो राजा हरी सिंह वो क्या करते हैं, वो हिंदुस्तान से मदद के लिए चले जाते हैं कि भाई आप हमारी मदद कीजिए, उन्होंने हमला कर दिया है तो आप हमें बचाइए। तो फाइनली क्या होता है, 26 अक्टूबर को राजा हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस पे दस्तखत करते हैं मुआहिदे पे, और 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन वो जो है इस पर दस्तखत करते हैं कि ठीक है जी, आपका एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ होता है। लेकिन अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बात ये थी कि बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इन तमाम प्रिंसली स्टेट्स को डील कर रहे थे, उन्होंने अपने खास बंदे वीपी मेनन को भेजा कि भाई आप जाओ इनसे पूछो कि अगर आप हमारे साथ आ तो रहे हो, हम आपकी मदद तो करेंगे अभी क्योंकि आप मुश्किल में हैं, तो लेकिन करें क्यों, आप हमारे साथ आओगे कैसे, क्या मतलब क्या करना है, कैसे आना है। तो वो आए, उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन आपने जो है हमारे साथ आना है। तो फाइनली एग्रीमेंट हो जाता है, वो इनके साथ फाइनल हो गया। तो अब मसला यहाँ पे रहता है, जब ये सारी चीज़ें हो गई, अब चूँकि 26 अक्टूबर 1947 हो गया, 27 अक्टूबर 1947 हो गया, फ़ौज हिंदुस्तान की आ गई, वो जो इन्वेडर्स थे कबाइलीज़ वगैरह वो जो आए हुए थे उनको वापस भगा दिया गया कहीं। तो अब क्या होता है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक और कैरेक्टर इसमें आ जाता है जम्मू कश्मीर में, जो पहले से था, जिन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी इससे पहले महाराजा हरी सिंह के खिलाफ पहले से ही। तो उसमें उन्होंने इसको बंद कर दिया था, अरेस्ट कर दिया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम को। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि भाई आप अब जो है आप इसको जो है वो रिहा कर दीजिए, अब इसको छोड़ देते हैं। तो एक और प्लेयर आ जाता है मैदान में, वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और उसके बाद जो ये गेम है वो तकरीबन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो हो गया, तो अब इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कानून अपना अपना बना रही थी, कि अक्सर स्टेटों ने कहा कि नहीं जी जो हिंदुस्तान बनाता है कानून वही हमारा भी ठीक है चलेगा, हम नहीं बनाएंगे। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं जी हम अपना बनाएंगे। तो उन्होंने अपना भी वो जो असेंबली थी उसके जो लोग थे वो भी चलता रहा, वो भी बनाते रहे। तो ये सब चलते चलते अब बात चली कि भाई करना क्या है, कैसे आना है, कैसे रहना है हिंदुस्तान के साथ। तो ये चल रही है बात। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक बात कही, उसने कहा कि मुझे चाहिए आयरन क्लैड ऑटोनॉमी, यानी लोहे की दीवारों वाली खुद मुख्तियारी। ये वर्ड हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मरहूम के। लेकिन हिंदुस्तान जो है ये देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो अब पेज फंस गया यहाँ पे। ये कहता है कि मुझे चाहिए ये चीज़, हिंदुस्तान कहता है कि नहीं जी ये हम नहीं दे सकते हैं। और आयरन क्लैड ऑटोनॉमी में क्या चाहिए, इसमें क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ये तो आर्टिकल 370 के तहत ही हुआ, और 370 में इसने कहा कि मुझे जी क्लास 7 चाहिए, क्लास 8 चाहिए। क्लास 7 में क्या है, क्लास 7 में यह है
कि हिंदुस्तान जो भी फ्यूचर में कोई भी कानून बनाए वो जम्मू कश्मीर में लागू हो, ये ज़रूरी नहीं है। यानी वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगा कि हिंदुस्तान क्या कानून बनाता है क्या नहीं, वो हम पर लागू नहीं होगा। हम पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी कि आपने यही कानून मानना है। नंबर 1 पहली चीज़। क्लास 8 में दूसरी चीज़ कही कि हमें जी आयरन क्लैड ऑटोनॉमी में क्या चाहिए, सॉवरेंटी चाहिए, खुद मुख्तियारी चाहिए। तो कहा कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो हम आपको दे नहीं सकते हैं। तो बस अब क्लैश शुरू हो गया मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दरमियान और हिंदुस्तान की सरकार के दरमियान। क्लैश चलता गया तो बात यहाँ पहुँची कि भाई कुछ हम देते हैं, कुछ आप छोड़ दो, गिव एंड टेक का मामला होगा। तो हम आपको दे देंगे कुछ न कुछ, आप भी हमें कुछ न कुछ दो, लेकिन जितना आप चाहते हो ये तो हम नहीं दे सकते हैं। तो अब देने की बारी जब जम्मू कश्मीर को आती है कि भाई आप कुछ दो, तो वो क्या लेते हैं यहाँ से? 4 सबसे बड़ी चीज़ें। सबसे पहले डिफेंस, यानी फ़ौज वगैरह जो भी मामला हैं ये सब हिंदुस्तान देखेगा, ये पहली चीज़ होती है। नंबर 2 होता है फॉरेन अफेयर्स, बाकी दूसरे ममालिक के साथ किस तरह बात करनी, क्या करना है, क्या ताल्लुकात रखने, किससे नहीं रखने, ये सब हिंदुस्तान करेगा। नंबर 3 फाइनेंस, यानी जो भी माली मामलात होंगे वो जो है वो हिंदुस्तान देखेगा। और नंबर 4 कम्युनिकेशन, यानी बातचीत का सिस्टम जो है वो सारा हिंदुस्तान ही करेगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये 4 चीज़ें हिंदुस्तान अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है जी, हमें ये 4 चीज़ें, हम आपको क्या देते हैं इसके बदले में, वो शुरू हो जाता है। तो इसके बदले में 370 आर्टिकल 370 जो पहले से बताया गया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को, जी हम आपको दे रहे हैं टेम्परेरी, ट्रांजिएंट एंड स्पेशल प्रोविज़न, जिसमें आर्टिकल 370 होगा। और उसमें हम आपको चीज़ें देंगे जी, क्या क्या। सबसे पहली चीज़ हम इसमें आपको दे देंगे कि हिंदुस्तानी कानून का जो है पार्ट 6, वो जम्मू कश्मीर जो स्टेट्स के साथ डील करता है, रियासतों के साथ, वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। नंबर 2 क्या कहा जाता है, हम आपको जी क्या देंगे इसके अलावा, पावर्स होती है अलग अलग, यानी ये काम ये करेगा। पावर्स की अलग अलग लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जो मरकज़ी सरकार देखती है, स्टेट लिस्ट जो स्टेट की असेंबलीज़ वगैरह वो देखती हैं, और उसके बाद होती है कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों मिलके। एक होती है रेजुडरी पावर, जो पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो प्राइम मिनिस्टर की कोई ख़ास पावर जो है वो जम्मू कश्मीर पे अप्लाईकेबल नहीं होगी। ये चीज़ एक और होगी। एक तो पार्ट 6 हिंदुस्तानी कानून का जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6, वो जो स्टेट्स के साथ डील करता है वो यहाँ पे अप्लाईकेबल नहीं होगा। नंबर 2 क्या होगा कि रेजुडरी पावर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अप्लाईकेबल नहीं होंगे। नंबर 3 प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ इंडिया, यानी जितने भी बचाव कानून हैं उनको जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें IPC, CRPC और IEA, ये वाले कवानीन जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। इसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकती है। इसके बाद जम्मू कश्मीर का अपना झंडा होगा, अपना आइन कानून होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं होंगी, वो वाली जो हिंदुस्तान की हैं, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स की नहीं होगी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भी जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होंगे। इसके बाद आपको आर्टिकल 35A दिया जाएगा, जिसमें आपको राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू रेजिडेंस यानी PRC जो थी वो दिया जाएगा। ये चीज़ें थी सारी जो आर्टिकल 370 में दे रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं
वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आयरन क्लैड ऑटोनॉमी चाहिए। तो इस सब को देखते हुए कि भाई ये तो अब मान ही नहीं रहा है, तो इसको देखते हुए क्या होता है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम को बगावत का खतरा देखकर अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कहानी ख़त्म होती है, उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब जो बड़ा मसला ये था कि हिंदुस्तानी कानून में जो कानून बना रहे थे उस वक्त, जो उसके मेंबर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसके साथ एक और थे ख़ास नाम, वो था मौलाना हसरत मोहानी साहब का। तो जब ये सारी चीज़ें कहा कि ठीक है हम ये चीज़ें आपको देते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम ये चीज़ें तो नहीं लिख सकते हैं अपने कानून में कि हम जम्मू कश्मीर को ये चीज़ें देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया कि हम ये चीज़ें नहीं लिखेंगे इसमें। तो फाइनली क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, ये तो लिख ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने, उनका एक अपना था ख़ास बंदा, उनको जो है ये ड्यूटी लगा दी कि भाई ये तो ये काम कर नहीं रहे हैं, आप कर दीजिए ये। गोपाला स्वामी अयंगर को इस ड्यूटी पे लगाया कि ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर को देनी है। जम्मू कश्मीर हमें जो है ये 4 चीज़ें दे रहा है और हमारे साथ आ रहा है, तो हमने इनको ये चीज़ें देनी है। अब भीमराव अंबेडकर और हसरत मोहानी साहब वगैरह ये जो थे, जो कानून लिख रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ें तो नहीं हो सकती, हम तो ये चीज़ें नहीं लिखेंगे कानून में, आप जो है ये काम कर दीजिए। तो फाइनली जो है वो ये चीज़ें आर्टिकल 370, जिसमें फिर 35A और ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या मिला है आर्टिकल 370 के अंदर, वो सारी चीज़ें हिंदुस्तानी कानून में दर्ज कर दी। अब एक ही सवाल वो ये कि आखिर ये तो हो गया, लेकिन कभी न कभी इसको हटाना तो होगा। यानी ये चीज़ उसी दिन जहन में थी जो आज हटाया गया 5 अगस्त 2019 को। ये आज की बात नहीं है, ये 47 या 50-52 की बात है। तब भी यही चीज़ जहन में थी कि भाई कभी न कभी इसको हटाना। ये हमारे लीडरों को पता था और पता होना भी चाहिए था, क्योंकि लीडर जो हैं, तो अब भाई इसको तो हटाना है किसी न किसी तरीके से, तो इसको हटाया कैसे जाएगा, ये एक चीज़ बची है। उसके लिए रखा था जी आर्टिकल 373 दफ़ा 370(3). तो उसमें क्या था कि प्रेसिडेंट जो सदर है हिंदुस्तान का, वो इसको हटा सकता है 370 को, और वो कैसे हटा सकता है, उसको कंसल्ट करना होगा, उसको इजाज़त लेनी होगी जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। जब वहाँ से वो इजाज़त लेंगे, दस्तखत लेंगे, तो उसके बाद प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 370(35A) को फिनिश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये था कि वो जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1957 में डिज़ाल्व कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, बंद कर दिया था। यानी उसके बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मेंबर्स की कमेटी थी, वो जो है ख़त्म हो गई। उसके बाद वो रही नहीं, उसको डिज़ाल्व कर दिया, तहलील कर दिया। तो ये चीज़ फिर फंसी रही कि अब अगर इसको हटाना है तो हटाना कैसे है। हटाना ऐसे था कि प्रेसिडेंट हटा सकता था जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से राय लेकर, उनका एतमाद लेकर। लेकिन मसला ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिज़ाल्व हो चुकी है 1957 में। अब कैसे हटाएं, ये सबसे बड़ा दर्द सर बना हुआ था, जो प्रॉब्लम चली आ रही थी।
अब हटाया कैसे इसको, इसके लिए मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ जिस पे मैं थोड़ा बहुत काम किया है, थोड़ा बहुत काम करना बाकी है, खुद समझना बाकी है। मैं तो कोई कानूनदान नहीं हूँ, ज़्यादा कानून जानता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जितना पढ़ा सुना वो सब जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश की। अगली वीडियो में आपको ये जानने को ज़रूर मिलेगा कि इसको हटाया कैसे गया, क्या क्या तरीके भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किए और इसको हटाया। और सबसे बड़ी बात बताऊं वो ये है कि सांप का काम है डसना, इसलिए जब सांप किसी को डसे तो दुख नहीं होता कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, भाई उसका काम ही यही है। और बीजेपी का काम ही यही था, क्योंकि उनका एजेंडा था कि हमने आर्टिकल 370 को ख़त्म करना है, इसको तोड़ना है। तो ये तो कोई अचंभे की बात नहीं है, नई बात नहीं, ये तो उन्होंने लिखित में सबके सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने रख दिया कि भाई हम जब आएंगे ये करेंगे। तो इसमें अचंभे की बात क्या है? अचंभा सिर्फ ये है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के हुक्मरान थे जिन्होंने सत्ता का मज़ा लिया, कुर्सी का मज़ा लिया, वो सब सोए रहे, आराम से रहे। उन्हें लगा कि हमें छेड़ने वाला कोई, हमारी कुर्सी को कोई ख़तरा नहीं है। तो इसी सब के बदले में फिर आज जो है वो ये सब सिला मिला है। इसके साथ ही फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो में मैं आप तक पहुँचाऊँगा ये कैसे हटाया गया। मैं कहीं कहीं गलत हो सकता हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया।